आपके पास एक क्या हुआ, नाइट्रोजन के लोन पेयर ओ पे माइनस डबल बॉन्ड हो, एक तो ये हो गया। ठीक है, यहां से अटैक कर दे। दूसरा क्या हो सकता है, नाइट्रोजन के पॉइंट से अटैक कर दे, तो इसलिए एम्बीडेंट, जैसे हम लोग ने कोऑर्डिनेशन में किया था एम्बीडेंट, वहां पे लीगेंड्स होते थे ना जो दो तरफ से अटैच हो सकते थे। वैसे सी एन माइनस के साथ अगर आप देखोगे तो सी एन माइनस लिखते हैं ऐसे, तो सी पे माइनस होता है और एन कार्बन से जुड़ा तो अलग है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से जुड़ा तो अलग है। इसको बोलेंगे एम्बीडेंट। एक बार में किसी एक तरफ से करे, बट कर दो से एक से ज्यादा पॉइंट्स पे पाए, उसको बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये क्लियर है, इसमें वन और सेकंड ऑप्शन आएगा, बोथ वन एंड टू। इन विच ऑफ द इन द गिवन रिएक्शन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज आर ओ एच एच एक्स आर एक्स प्लस एच टू एच ओ एच। ऑर्डर ऑफ क्या होगा भाई, सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करता है एसिड, ये तो बहुत आसान सा है, हमेशा यही रहता है। सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, एच, एच आई, फिर कौन सा होता है एच बी आर, और फिर कौन सा होता है एच सी एल। ये वाली बात याद है, नहीं याद है? यस सर। देखिए, एक और दो क्वेश्चन देखो, फिर हैलोल्केन हैलोअरीन शुरू करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखना। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये वाली रिएक्शन है ये। एस एन ए आर, एस एन ए आर में कितनी जल्दी रिएक्शन होगा डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप लगे कि नहीं लगे। ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो सी एल माइनस जल्दी आके रिएक्शन करेगा। मैंने सी एल माइनस कह रहा हूँ, सी एल यहाँ पे लगा होगा, ओ एच आके रिएक्ट करेगा। तो जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उतना फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। एस एन ए आर रिएक्शन है, उससे पूछा जा रहा है ये। क्या ये बात समझ में आ रही, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन? चलो छोड़ो, मुझे लग रहा है बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आज आपने वापस से रिवाइज करना है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर हैलो एल्केन हैलो अरीन्स, पूरा डिटेल में शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ इसके रिलेटेड चीजें फोकस करेंगे, हम पूरा का पूरा चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर किसी को भी डाउट हो तो वापस से पुरानी वीडियोस में रेफर करें, अगर उससे भी ज्यादा दिक्कत आ रही तो फिर पूछे। हमने सारे के सारे रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जितने भी मेजर रिएक्शन, हम इस रिएक्शन की बात कर रहे थे अभी जो मैंने बताया था। ये एस एन ए आर वाला रिएक्शन है। आपको फिर से रिवीजन लगेगा, मैंने आपको बार बार बोला था, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा, तुम्हारा रिंग एक्सपेंशंस, सारे के सारे हम लोगों ने कर रखे हैं ऑलरेडी। ये सब कुछ फ्री रेडिकल के रिएक्शंस, न्यूक्लियो हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये सारा कुछ कर रखा है हमने। ठीक है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म हमने कर लिया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज, दैट इज हेलो अल्केन हेलो अरीन्स। इसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट स्टफ को डिस्कस करेंगे, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। आ जाओ जी, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की बात किया जाए। देखना जी, इस पहले पेज पे जो क्वेश्चन बनता है, एक ये क्वेश्चन बनता है, लोगों को लगेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हट चुका है, वहां से नहीं आएगा। ये दो क्वेश्चन है जो बहुत प्यारे से क्वेश्चन है, लोग स्किप कर जाते हैं, एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है। देखिए, मैं एनसीईआरटी बेस्ड जो इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा। मैं आपको एनसीईआरटी से एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास एनसीईआरटी तो और भी बहुत अच्छा होगा, और आप निकाल के बैठो, एग्जैक्टली यही सब क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक इज क्लोराम्फेनिकोल। ठीक है, इस यहाँ पे थायरॉक्सिन तुम्हारे पास है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, किसको रोकता है, गोइटर को। गोइटर वाली बात सबको पता होती है। मेन बात है कि यहाँ पे हैलोजन यूज होता है। क्या ये बात समझ में, पहले पेज के दो क्वेश्चन सबको क्लियर है, क्लोराम्फेनिकोल और थायरॉक्सिन, और इसमें कुछ नहीं है। चलें आगे, शुड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, है ना? यस सर। चलो जी, नेक्स्ट आज अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया इन्होंने हेलो अल्केन हेलो रिंग्स में, दे मे बी क्लासिफाइड एज मोनो डाई पॉली, इस हिसाब से पूछा। मोनो डाई पॉली समझ में आ रहा है, अगर एक हैलोजन जुड़ा है तो मोनो बोलेंगे, दो जुड़े हैं तो आपके पास डाई बोलेंगे, और तीन जुड़े हैं तो आपको ट्राई बोलेंगे। ठीक है, इसमें मोनो हेलो अरीन, ये जो अरीन शब्द है ये तब सब आता है जब आपने एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जोड़ा हो डायरेक्टली। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर आपने एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है तब हम शब्द जो लगाते हैं वो अरीन लगाते हैं, और जब अल्केन के साथ, एलिफैटिक के साथ बात हो रही तो अल्केन लगाते हैं। क्या अरीन शब्द कब लगाते हैं, अल्केन, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नॉर्मल स्ट्रेट चेन एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको पता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में साइक्लिक प्लेनर होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है,
क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को डाउट है? मोनो हेलो, ट्राई हेलो, डाई हेलो, ये वाली चीज क्लियर है? देखो जी, क्या किसी को डाउट है जल्दी से? नो सर। चलो नो जी सर। next आ जाते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3c एक्स बॉन्ड, इसका क्या मतलब है? पहले तो यहाँ पर देख लेते, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का क्या मतलब? वो एग्जैक्टली वही मतलब है। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन को 1 डिग्री हैलाइड बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हैलाइड को 2 डिग्री बोलेंगे, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हैलाइड को 3 डिग्री बोलेंगे। ठीक है। आपके पास यहाँ पे जनरल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, अगर आपको याद रखना है, ये अल्केन के लिए है। ये जनरल फार्मूला कैसे बना होगा? जनरल फार्मूला फॉर अल्केन क्या होता है? CnH2n+2। आपने इसमें से एक हाइड्रोजन को कम किया होगा, और इस हाइड्रोजन में आपने क्या जोड़ा होगा? आपने ऐसे एक एक्स लगा दिया होगा। तो एक एक्स लगा दिया, तो इसीलिए 2n+1, और यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। क्या ये जनरल फार्मूला समझ में आया? जनरल फार्मूला क्लियर है? किसी को डाउट है जनरल फार्मूला में? नो सर। दे आर नो सर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पता है। आ जाओ जी, इस पे देखते हैं। हमारे पास जो अगला है दैट इज अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक ग्रुप कौन सा वाला ग्रुप होता है? अलाइलिक के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस कार्बन से जब जुड़ता है तब हम उसको, इस कार्बन से डबल बॉन्ड के बाद वाला एक कार्बन और उससे जब जुड़ता है कोई, उसको अलाइलिक ये बोल रहे हैं। ये अलाइलिक हैलाइड है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर दोनों ही केस में अलाइलिक है। ये इसका एक और अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, अगर आपको इन दो डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा। इसकी जो सबसे खास बात है, वो खास बात क्या है? उसके खास बात ये है कि जैसे ही अगर यहाँ से हैलोजन कभी निकलता है, अगर कभी यहाँ से हैलोजन निकलता है, तो जो कार्बोकटाइन बनेगा, लेट्स से अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकटाइन बनने की बात हो रही है, तो ठीक है, तो वो काफी स्टेबल होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक और स्पेशल केस आपको बता, तो लेट्स से ये SN1 के हिसाब से SN1 में भी ये फास्ट जाता है, इवन SN2 में भी ये रिएक्शन में फास्ट जाता है। कैसे फास्ट जाता है? अगर आप यहाँ पर देखो, तो जो तुम्हारे पास ये वाला जो कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और जो पीछे स्पीशी लगी है वो कैसी है? वो प्लेनर है। क्या प्लेनर दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही है? sp2 नहीं होगा? sp2 होगा कि नहीं होगा? ये वाला जो पोर्शन है, ये कैसा होता है? ये प्लेनर होता है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर आपके पास प्लेनर है और दो तरफ से हाइड्रोजन है, तो इस पे जो अटैक करना होता है, वो अटैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसमें कम होती है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि ये वाला स्पीशी SN1 में फास्ट है SN2, तो ये दोनों में ही काफी फास्ट रिएक्शन करता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? इसको वापस से सुनना। बेटा, हमने ये पढ़ा था कि कार्बन के पीछे स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे क्राउडिंग अगर ज्यादा होगी, तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक मुश्किल हो जाता है। सिंस ये एक प्लेनर स्पीशी है, तो यहाँ पर इजी अटैक पॉसिबल है। यहाँ पर ऐसे अगर ये चीज ऐसे ऐसा होता ना, तो ये अटैक करना मुश्किल होता, बट ऐसी चीज है तो यहाँ पे अटैक करना थोड़ा आसान है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस। यस सर। ठीक है? यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा कि फास्ट इन SN1 एंड SN2 बोथ, दोनों में ही फास्ट पाया जाता है ये। ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कंडीशंस पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी आपके पास एलाइलिक है। नेक्स्ट कम्स बेंजाइलिक। बेंजाइलिक जो शब्द है, वो बेंजाइलिक कहाँ से आया? बेंजाइलिक आपके पास ये रहे। 1 डिग्री बेंजाइलिक क्या होता है? 2 डिग्री बेंजाइलिक क्या होता है? तो आपके पास CH2 से Cl जुड़ा है या X जुड़ा है, इसको 1 डिग्री बेंजाइलिक बोलेंगे। अगर यहाँ पर आपने कुछ और भी जोड़ रखा है, CHX और CH3, इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बेंजाइलिक बोलेंगे। अगर आपने यहाँ पर एक और जोड़ रखा है, एक और, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको 3 डिग्री बेंजाइलिक बोलेंगे। क्या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेंजाइलिक समझ में आया क्या सबको? तो यहाँ पर लगा भी हुआ है, इधर साइड में ही दिया हुआ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेंजाइलिक। किसी को डाउट है इसमें? क्या लाइलिक बेंजाइलिक सबको क्लियर है? यस सर। चलें आगे। हाँ जी। यस सर। सिमरन, क्लियर है? ख्याति, कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो जी, आजा जी, नेक्स्ट देखते हैं। नहीं। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2c एंड X बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, ये पूरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे केस में क्या होता है? आपके पास यू हैव partial double bond character, partial double bond character due to resonance। अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे,
तो इन सारे केसेस में दिक्कत आएगी। केसेस में कैसे दिक्कत आएगी वो समझते हैं आगे। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो। देखना हमेशा इसके पास क्या होगा, ये जितने भी आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और X, लेट्स से कोई भी X ले लो, उसके ऊपर लोन पेयर होगा। अगर लोन पेयर होगा तो यहाँ कॉन्जुगेशन बन रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल और लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन बन रहा है। तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से आपके पास क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाले इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गए। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर ये वाले उठ के इधर आ गए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, CH डबल बॉन्ड X पे पॉजिटिव एंड ये C पे नेगेटिव। क्या आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस व्हाट इज हैपनिंग इज इट इज हैविंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या होगा, अगर कभी भी आप इस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्ट क्यों है, ये बात समझ में आ रही है आपको? डिफिकल्ट क्यों होगा? अब आपको कितने बॉन्ड दोने, बिकॉज जो आपको बॉन्ड टूटने हैं, बॉन्ड्स ब्रोकन आर मोर देन वन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या ये वाला जो लाइन मैंने अभी आपके लिए लिखा, क्या ये बिल्कुल क्लियर है कि रेजोनेंस होगा विनाइलिक में भी, इवन अराइलिक में भी यहाँ पे रेजोनेंस होगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपके लिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये चीज समझना आप। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे ही मैं बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपके पास। अगेन इसमें हैलोजन ऊपर जाएगा, इसके लोन पेयर इधर, ये इधर, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गए, डबल बॉन्ड X पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, अराइल हैलाइड वाली बात? Yes. तो यस सर। पार्शियल, ये विनाइलिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था, क्या पार्शियल डबल बॉन्ड सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पूरा जितना भी केस मैंने आपको बताया पार्शियल डबल बॉन्ड का कि रेजोनेंस से क्या होने वाला है वो सबको क्लियर है। IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें, IUPAC नॉमेनक्लेचर के आपने थोड़ा सा किया होगा, इसका मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर का ये 11th में पूरा हो जाता है। अगर किसी को डाउट आता है तो हम डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है। वरना मैंने एक उसमें भी डाली है, मैंने ख्याति को पढ़ाते हुए एक वीडियो भी डाली है, उसमें भी हम क्वेश्चंस करके भी डालेंगे, तो आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर में दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। वरना आज का होमवर्क आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला ही है। मैं इसमें आपको वो करा देता हूँ। IUPAC तो हो जाता होगा आपसे, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं आती होगी। नहीं No, सर। sir. हाँ, IUPAC में अगर तुम्हें आती हुई है तो मेरे को बता देना, आज होमवर्क करना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। वरना आप पीछे वाली वीडियो देखना, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। भाई ये सारे लोग इसको जरूर हाईलाइट कर ले, जिनकी भी NCERT जो भी, ये वाले पे तो इतने क्वेश्चंस भरे हुए हैं, क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर जेमिनल डाइहैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड, इसका नाम जो शब्द जो नाम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या यूज है, थाइलिडीन और आपके पास इथाइलीन। तो मैंने इथाइलिडीन को कैसे याद है, दो दो तो दोनों में ही है। इथाइलिडीन में एक ही पे दो लगे हुए हैं, देखा, इथाइलिडीन में एक ही पे दो लगे हैं। और यहाँ पे इथाइलिन में ऐसा नहीं होता, इथाइलिन में अगल बगल है। इथाइलिडीन दो से मुझे याद है कि एक ही पे दो लगे, डी आते हैं दो, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, इथाइलिडीन में एक ही पे दो लगे, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसी को जेमिनल भी बोलते हैं। क्या जेमिनल वाली बात समझ में आई? जेमिनल इज एक ही कार्बन पे जब है। विसिनल ना, विसिनल समझ में आता है, विसिनिटी, विसिनिटी यानी पास में। जब हम पास की बात कर रहे हैं तो पास का मतलब अगल बगल की बात हो रही है यहाँ पर। क्या विसिनल डाइहैलाइड समझ में आ रहा है आपको? विसिनल डाइहैलाइड, क्या कोई डाउट है इसमें? इथाइलिन डाइहैलाइड और इथाइलिन और इथाइलिडीन में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसमें जा रहे हो तो आपको मैं जो जो पॉइंट मार्क करा रहा हूँ वो सारे पॉइंट, मतलब आप देखना, आप क्वेश्चन पेपर आएगा। आप लोग ने AITS दिया, आपका P ब्लॉक का कैसा गया? बताओ बेटा। अच्छा था सर। अच्छा था, चलो ठीक। उसमें मुझे ये पता है कि अगर रिवीजन थोड़ा और मांगता है वो, बट आपको ये मुझे पक्का पता है कि आप जब कर रहे होगे तो आपको लग रहा हो हाँ ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ऐसा तो फील आया होगा।
चलो कोई बात नहीं, ठीक है। किसने किसने दिया था? आप लोगों ने ITS तो दिया था कि नहीं दिया था रिसेंट वाला? यस सर सर। मैंने नहीं दिया था। तुमने नहीं दिया था सार्थक, क्यों? सर मेरे को P&D ब्लॉक मतलब मैं भूल गया था बिल्कुल ही, बहुत पहले पढ़ा था इसलिए। तो डर के ऐसा थोड़ी करते हैं, पेपर तो दे ही देना चाहिए था, क्या ही हो गया, नंबर कम आ जाते और क्या। नहीं सर मैं बिल्कुल ही भूल गया था, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर वैसे भी याद का था ना, तो इसलिए मैंने नहीं दिया। बाकी मेरे को फिर भी आते थे फिजिक्स और बायो, लेकिन केमिस्ट्री बिल्कुल याद नहीं था। चलो कोई नहीं, पर बच्चे कोशिश किया करो, पेपर ना छोड़ा करो, है ना। ये- तुमने सब पेपर लेके रख तो लिया ना वाला? यस सर। हाँ चलो ठीक है, उसको सॉल्व करना बाद में, एक बार फिर से रिवाइज करो, अच्छे से करना, फिर देखना, ठीक है। चलो जी। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये सब तो आपके पास नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड आपको पता है, इसमें ये नियोपेंटाइल होता है, ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है, एक ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विनाइलिक क्लोराइड, एलाइलिक क्लोराइड आपको पता है, ओ क्लोरोटोलुइन, वो सबसे हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, एक ये इंपॉर्टेंट है, जो बार बार ऐसे इसके कॉमन नेम यूज होते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म ये वाला है, और मिथाइलिन क्लोराइड, ये चारों आपके पास लास्ट में भी आएंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जितने आपके सामने मैंने मार्क किए ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से मार्क कर दे रहा हूँ, आप अपनी NCERT में ऐसे ही पढ़ना है आपको, और ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चार, ये और ये वाले, बस कुछ नहीं है इतना। CCl4 को क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। इसका आपका अलग अलग नाम है, IUPAC तो या हो जाता है इन सबका कॉमन नेम बड़ा दिक्कत करता है। क्या किसी को यहाँ तक डाउट है? आज का होमवर्क आप लोग का यही है, अगर आप यहाँ तक करोगे फिर मैं इसका डिस्कशन करूंगा, ताकि हमारा कुछ भी नहीं छूटेगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आज का होमवर्क ये यस है, सब लोगों के लिए होमवर्क है, आपने पूरी मेहनत लगा के करना है। अगर आप चाहते हो 10 से 15 दिन में हमारा बहुत अच्छा, 1 घंटा अगर हम डेली बैठते हैं तो हमारा बहुत जल्दी बहुत अच्छे से कोर्स हो जाएगा। यहाँ तक आपका होमवर्क है आज, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना वापस से भी पढ़ना है, और ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ सर, CX सेक बॉन्ड, वाले का स्ट्रक्चर बता दो। कौन से वाले का? इस वाले का? सेक ब्यूटाइल वाला, ऊपर सेक टेबल में ब्यूटाइल, जो है। आ जाओ तुम, ये ब्यूटाइल का कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। क्या मैंने आपको आर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है? ठीक है, आ जाओ। यस सर। बताया ना कि आर कब यूज होता है, आर कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, किसी यस को सर। निकालो तो 3 हो सकते हैं, ये आइसो वाला ग्रुप होता है, ये पूरा बता दिया मैंने आपको। हाँ सर, सेक क्या है वो बता दो। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अब बस, अगर देखो ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन ये है, तो ब्यूटेन में जब करते हैं तो यहाँ से अगर जोड़ा तो इसको एन ब्यूटाइल बोलते हैं, और अगर आपके पास इसी में अगर सेकेंडरी कार्बन से कुछ जोड़ा है तो इसको सेक ब्यूटाइल बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आया? और ये सेकेंडरी इसी के साथ, और लास्ट टर्शियरी ब्यूटाइल ये आपके पास है, इसको टर्ड ब्यूटाइल बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? सेक ब्यूटाइल समझ में आया, सेक समझ में आया, सेकेंडरी वाले से जुड़ा हुआ है, यस सर। ठीक है। चलें आगे। यस सर। चलो आगे देखना, ये आज आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे। तो अगर आप इस वाले पॉइंट पर आओगे, नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखो, तो सारे के सारे जो कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड है ना, वो पोलर होते हैं। पोलर का मतलब क्या होता है? कार्बन हैलोजन में हैलोजन खींचता है तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये वाला जो साइट होता है, ये साइट आपका हाईली रिएक्टिव होता है ड्यू टू चार्जेस, हाईली रिएक्टिव ड्यू टू चार्जेस। इस पे कोई भी ऐसी स्पीशी आ सकती है, यहाँ पर अटैक कर सकती है, और ये हैलोजन एक अच्छा लीविंग ग्रुप होने की वजह से जल्दी निकल भी जाता है, आपने ये भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसी बात को पढ़ रहे, सिंस हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, द कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑन एल्काइड इज पोलराइज्ड, the carbon atom bears a partial positive and the halogens bear a partial negative charge. Since the size of halogen atom increases as we go down the group in the periodic table, fluorine atom is the smallest and iodine atom the largest. Consequently, the carbon halogen bond also increases from this. Typical bond length bond thalamic and dipole bonds are given in the table 10.2. सुनना, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? CI का होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड लेंथ साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास दोनों एटम बड़े हैं तो आपका दोनों एटम का वो चीज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमने डाइपोल मोमेंट, जब मैं क्लास 11th में डाइपोल मोमेंट पढ़ा रहा होता हूं तो मैं ये समझा देता हूं कि वहां पर एक स्पेशल केस निकल के आता है, और वो स्पेशल केस क्या है?
डाइपोल मोमेंट बच्चे म्यू से बताया जाता है और वो होता है Q इंटू डी, और हम केमिस्ट्री में उसको लिखते हैं म्यू इज इक्वल्स टू E इंटू डी। ई आपके पास क्या होता है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। इसी वजह से यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है वो आता है कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, फिर CH3F का, फिर CH3Br का, एंड देन CH3I का। बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पर कि आपके पास जो फ्लोरीन है वो खींचता ज्यादा है, उसका साइज कम है। मान लो खींच रहा है 10 से, उसका साइज 1 है, तो ये मल्टीप्लाई करके 10 हो जाएगा। अगर आप इसमें देखो, ये खींच ज्यादा रहा है, खींच ज्यादा नहीं रहा, मतलब लेट्स से खींच इससे कम रहा है, 8 से खींच रहा है, पर इसका साइज बड़ा है, 8 2 से 16 हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि नेट रिजल्टेंट इसका ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये दो चीजों पे इफेक्ट डाल रहा है। ये चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आप अकेले नहीं बोल सकते सर कि क्लोरीन का पीछे ही होगा। डाइपोल मोमेंट दो बातों पे डिपेंड करता है। इस पूरे के पूरे पार्ट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है? एक तो ये आता है। क्या ये चीज समझ में आएगी? CH3Cl वाली बात समझ में आए? देखो ये ऑर्डर समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट बच्चे बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं। वैसे तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको पता है जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, एंड जो बॉन्ड लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम होता है। अगर आपके पास साइज ऑफ एटम ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। जो चीज बहुत इजीली इस ट्रेंड को समझा रही है। क्या ये वाली बात सबको दिखाई दे रही है? देखा आपको ये साइज ऑफ एटम Yes. वाली बात? तो ये बॉन्ड लेंथ तो सबको दिखाई दे रहा होगा कि ये देखो बॉन्ड लेंथ का चीज है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी है उसका ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखाई देखने को मिलेगा। एक बार चेक कर लो, किसी को डाउट है यहाँ तक? बताओ। नो सर। पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को जरा सी भी दिक्कत लग रही है तो पूछ सकता है। जो नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस हम देखने जा रहे हैं वो दो चैप्टर में कॉमन है। ठीक है, वो अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी कॉमन है और वो इस चैप्टर में भी कॉमन है। ठीक है, तो आप बहुत आराम से इसको देख लेना, ताकि आपको 2 से 3 बार ना पढ़ना पड़े कि भाई ये क्या, ये तो फिर से आ गया। अभी तक एक बार आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी में जितना भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको सारा मार्क करा दिया। एक बार आप देख लो कि आपको यहाँ तक जरा सा भी डाउट है। नो डाउट सर। ओके, No, sir. चलो जी शुरू करें। शुरू करें आगे। यस सर। चलो जी आज देख। दिस इज योर प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide from alcohols। देखा, तो आपके पास अल्कोहल को मैंने ये बना दिया, बीच में ROH। ये कोई भी अल्कोहल हो सकता है, कौन सा वाला नहीं होगा? ये आपके पास फिनॉल नहीं होगा, पहली चीज तो ये समझ लो। अल्कोहल अलग चीज है, फिनॉल अलग है, हम इसीलिए अलग बोलते हैं, अल्कोहल फिनॉल बोलते हैं उसको, है ना। तो अल्कोहल में जब हम बात करें, हम एलिफैटिक की बात करें, हम ऐसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। इसका भी रीजन है। उसका रीजन क्या है? जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फिनॉल क्यों थोड़ा सा अलग है अल्कोहल से। यहाँ पे ऑक्सीजन रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट होगा कि नहीं होगा?
और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट होगा तो आप देख रहे होगे कि ये वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा ना, हाँ या ना? इसको तोड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि आपका डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे पहला कौन सा है? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट कौन सा होता है? लूकास रिएजेंट इज ZnCl2 प्लस HCl। क्वेश्चंस कैसे आता है वो भी क्वेश्चंस भी साथ ही साथ करेंगे। पहले लूकास रिएजेंट वाली बात समझ में। लूकास रिएजेंट इज ZnCl2 प्लस HCl। यहाँ पर आपका कार्बोकटायन बनता है। अभी चलो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर बनेगा क्या आपके पास? RCl। लूकास रिएजेंट में आपके पास RCl बनेगा। नेक्स्ट आपके पास देखना और कौन से आपके पास हो सकता है? PX3। आपके पास आपने ले लिया PX3। यहाँ पर X क्या हो सकता है? X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। यहाँ पे भी वापस से क्या बनेगा? RX। और यहाँ पर भी X क्या हो सकता है? क्लोरीन या ब्रोमीन। नेक्स्ट आपके पास है, ये रिएक्शन शायद आपने याद हो या ना याद हो, आपने यूज किया है NaBr प्लस H2SO4। अगर आपको ये रिएक्शन याद हो ना, तो इससे HBr क्रिएट होता है। हमने ये पढ़ा था कि H2SO4 को यूज किया जाता है टू क्रिएट मोर वोलेटाइल एसिड्स। ये P ब्लॉक का है रिएक्शन। जैसे ही HBr क्रिएट होगा, यहाँ पर भी आपके पास RBr बनेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है? P प्लस X2। P प्लस X2, फॉस्फोरस प्लस X2। और यहाँ पर X क्या है? ब्रोमीन या फिर आयोडीन। और इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है इन सीटू। इन सीटू इज इन बिटवीन द रिएक्शन। जब आप इन दोनों को मिला के डालोगे तो इन बिटवीन दी रिएक्शन की बात हो रही है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इन बिटवीन द रिएक्शन, जैसे ही आपने P प्लस X2 किया, आपके पास क्या हो रहा है? PBr2। ऐसे ये PBr3 या PI3 क्रिएट हो रहा है। क्या इन सीटू का मतलब समझ में आया? इन बिटवीन द रिएक्शन क्लियर हो रहा है? आपने जब मिक्स किया होगा तब ये चीज बनी होगी रिएक्शन के बीच में। वापस से प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट आपका RX होगा। इसका जो सबसे फेमस और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो SOCl2 के साथ है, थाइनिल क्लोराइड के साथ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है। और यहां पर भी आपके पास क्या बनेगा? इसमें बनेगा ROH, ओ सॉरी, ROCl। ये एक जनरल आइडिया हो गया जो भी हमने देखा था। इसको आगे देख लेते हैं, एनसीईआरटी के साथ मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ रह ना गया। आई गेस सारा कुछ हो गया। इसमें एक PCl5 का रिएक्शन है, PCl5 का भी देख लेते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये सारी रिएक्शंस क्लियर हो रही? इसमें PCl5 को भी एक ऐड कर दे रहा हूँ। तो अगर आपने PCl5 को डाला तो वापस से यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पे RCl लगेगा। पहले ये रिएक्शंस बताओ, क्या ये रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? आज आपका काम है इस रिएक्शन को ऐसे ही आपने अपने आप से लिखना है। फिर इन सीटू का मतलब क्या था? इन सीटू का मतलब था इन बिटवीन द रिएक्शन। आपने जब दो चीजें मिक्स किया तो रिएक्शन के बीच में ही वो बनता है, पहले नहीं दिया, बाद में वो अपने आप ही बनता है। जैसे आपने PX3 पहले ले रखा था ना, यहाँ पर PX3 बनता है रिएक्शन। ओके सर। ठीक है, चले आगे। यस सर। डाउट है इसमें? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल में आ जाओ यहाँ पर। चलो जी, रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड विद अल्कोहल। इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे, कुछ नया नहीं है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा आपके पास? पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर हैलोजेंस। सबसे पहले कौन सा हैलोजन रिएक्ट करेगा? HI। फिर आपके पास HBr, फिर आपके पास HCl, देन HF काफी कम होता है। तो पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म,
देखना आपके पास लेट्स से you have CH3 CH2 CH2OH, आपने लिया HBr। क्या ये बच्चे समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। आपको जो मैं पढ़ा चुका हूं उन सब का एप्लीकेशन है, तभी मजा आएगा। इसको आप जब तोड़ोगे तो ये क्या होगा, H प्लस प्लस Br माइनस। स्टेप वन क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। स्टेप वन इज गोइंग टू बी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब समझ में आ रहा है? प्रोटोनेशन का मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? H प्लस के एडिशन की बात हो रही है। हमेशा प्रोटोनेशन की क्यों बात करते हैं? आप ऐसे OH माइनस को नहीं निकाल सकते। OH माइनस कैसा लीविंग ग्रुप होगा, गुड या बैड? आप बताओ। लीविंग ग्रुप का बैड। डेफिनेशन बैड, वेरी गुड। ठीक है, बैड लीविंग ग्रुप होता है। क्यों लीविंग ग्रुप बैड होता है? कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। हम ये बोलते हैं कि वीक बेसेस आर गुड लीविंग ग्रुप्स, है ना? तो वीक बेस ही नहीं है। ठीक, तो प्रोटोनेशन जब हुआ तुम्हारे पास तो ये ऐसे बना, CH3 CH2 CH2 OH2 पे पॉजिटिव। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, क्या यहाँ पर ये इस पे अटैक करके क्या आपके पास क्या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है? क्या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है? बनता है या नहीं बनता, दूर की बात है। क्या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है? नो सर। नो नहीं। सर। ठीक है, सबसे बेकार कार्बोकेटाइन होता है, तो हम नहीं बनाते। यहां पर जो स्टेप टू होगा, स्टेप टू क्या होगा, ऑफ अटैक ऑफ हेलाइड आयन, अटैक ऑफ हेलाइड आयन। और ये अटैक ऑफ हेलाइड आयन होगा। और जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म फॉलोड फॉर 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री तुम्हारे पास अल्कोहल है तो आपके पास क्या होगा, SN2 से बनता है। क्यों SN2 से बनेगा, आपको दिख रहा होगा यहां पर। अब आपके पास अब पूरा का पूरा सेटअप बढ़िया होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, दिखाई दे रहा है सबको? स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री में SN2 काफी फास्ट होता है। जैसे ही Br माइनस आया, ये वाटर बाहर हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमने ये पहले भी पढ़ा था कि 1 डिग्री हमेशा SN2 की तरफ कोशिश करता है। 1 डिग्री में मैक्सिमम मैक्सिमम 99% तक 1 डिग्री में आपके पास SN2 का ही चांस रहता है। अगर SN2 का चांस रहता, बनेगा वही। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास बनेगा नहीं। मेन बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपने कार्बोकेटाइन बना दिया तो आप तो इसे रीअरेंज करा दोगे ना। आप तो बोलोगे सर यहाँ पे तो ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन इधर चला गया, ये तो स्टेबल हो गया, प्रोडक्ट आपके पास ये आ जाएगा। जबकि प्रोडक्ट यही है। फिर लोगों को लगता है यार पता नहीं मेरे से क्या गलती हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? भाई 1 डिग्री में SN2 ही होता है। 1 डिग्री में SN2 ही होता है। 2 डिग्री 3 डिग्री में सोचेंगे ना कार्बोकेटाइन बनने का। यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। क्या किसी को भी डाउट है इसमें? क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैकेनिज्म फॉलोड फॉर 1 डिग्री अल्कोहल इज SN2। क्या ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना? आराम से तो देखो, मतलब डाउट है? 1 डिग्री पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कार्बोकेटाइन नहीं होगा, फिर SN2 ही हो जाएगी डायरेक्ट। हाँ बच्चे, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन ऐसा ना कि वाटर निकल के कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज वेरी अनस्टेबल। उतनी देर में क्या होता है कि Br माइनस अटैक कर देता है, फिर वाटर निकल जाता है, यहाँ पर क्या SN2 रिएक्शन हो जाती है। आ रही बात समझ में? क्योंकि देखो आप रोक तो सकते नहीं, सब कुछ एक साथ ही चल रहा है। एक तो Br माइनस है, Br माइनस कंपैरेटिवली तो स्ट्रांग है भी। नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। है ना? तो 1 डिग्री पे अगर आपसे कभी कोई पूछे कि 1 डिग्री पे क्या कार्बोकेटाइन बनता है, 1 डिग्री पे कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं। 1 डिग्री पे आपका रिएक्शन SN2 ही होता है। 1 डिग्री पे आपका रिएक्शन SN2 ही होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको कुछ सॉलिड चीजें देखनी है तो कहो सॉलिड में आपको वो भी दिखा दूं शब्दावली, क्या चलेगा? आ गया सर समझ। मेरे को एक सेकंड क्लियर देना। आ गया ना? यस सर। रुको, मैं आपको एक छोटी चीज और दिखाई देता हूँ।
तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है सारा कुछ। SN1 हाउ डू वी डिसाइड, ये देखो, इससे अच्छी कोई किताब नहीं होती। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक की वन ऑफ द बेस्ट किताब है ये। क्लेडेन नाम है इसका, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि इतनी बड़ी जो किताब है, उस किताब में भी सीधा सा क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिसाइड बिटवीन SN1 एंड SN2 बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। आप देखना यहाँ पर क्या लिखा है, SN1 क्या मिथाइल में कभी होता है? नो, नो होता ही नहीं। देखा आपको, आपके पास प्राइमरी में होता है? नो, होता ही नहीं। आई बात समझ में? मैं आपको अभी यही सिखा रहा था ना कि आपका ये नहीं होगा। अभी आपको मैंने यही समझाया कि होता ही नहीं है। सेकेंडरी में मॉडरेट और टर्शरी में बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि कार्बोकटाइन जो बनेगा वो काफी स्टेबल बनेगा। अगर SN2 की बात करोगे तो ये कैसा है? गुड, ऑब्वियसली गुड। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम, गुड। ठीक है, यहाँ पर मॉडरेट, मॉडरेट के साथ बताए क्या मैं कहता हूँ कि और भी कम हो जाता है, क्योंकि केसेस में, अब ये वाली चीज ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सुनना समझना सारे लोग। बात है सर मैं अब कैसे डिसाइड करूंगा, आपके ने तो इस किताब में भी दोनों में मॉडरेट दिखा दिया है। बेटा इसी बात पे तो आ जाता है कि सॉल्वेंट कौन सा लिया है। याद है आपको यार कि मैंने एक बार सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ाया था? सॉल्वेंट कौन कौन से होते थे? पोलर प्रोटिक होता था कि नहीं होता था? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता था, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता था, और आपके पास कौन सा सॉल्वेंट होता था? नॉन पोलर सॉल्वेंट होता था कि नहीं होता था? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप सॉल्वेंट के हिसाब से जाओ तो रिएक्शन होता है। अगर मेरे पास ये 2 डिग्री है और मेरे पास पोलर प्रोटिक है, ठीक है, पोलर प्रोटिक किसको फेवर करता है, SN1 या SN2? पोलर SN1। SN1। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? SN1। मतलब पानी के साथ अगर जा रहा है तो कार्बोकेटाइन बनेगा, SN1 बनेगा। और अगर यही आपके पास पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे DMF, याद है DMSO करके जो हमने बात किया था, अगर ये वाले पोलर ए प्रोटिक की बात करें तो कौन सा जाएगा आपके पास? ये यहाँ पर सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि SN1 होगा या SN2 होगा। क्या आपको अब याद रहेगा? क्या आपको ये चीज याद है कि नहीं? यही सबसे बड़ा चीज होता है कि कब क्या करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। देखना यहाँ पर लिखा हुआ है, देखना, द ओनली डाउटफुल केस इज द सेकेंडरी विच कैन रिएक्ट बाय आइदर ऑल्दो इट इज नॉट वेरी गुड एट आइदर। दोनों में नहीं होता। द फर्स्ट क्वेश्चन you should ask when faced with a nucleophilic is the carbon methyl primary secondary. This will start off on the right foot, which is why I introduced these important structures in chapter 2. छोड़ो वो सब बात है। क्या किसी को भी डाउट है इसमें? एनीवन जिसको डाउट हो? नो नो सर। सर। आपको पता है मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी पे इस पे क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी पे इसी पे बात पे छोटे छोटे क्वेश्चंस है, और लोग लगता है ये सब चीजें कहीं है नहीं, ऐसा होता नहीं है। मैं आपको इसके बाद ये एनसीईआरटी गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है? चलो जी, क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलो जी, तो ये हमारे पास हैलोजन एसिड की बात चल रही है, इसमें थोड़ा सा और एक एक और देखते हैं। लेट्स डू सम क्वेश्चन गिव प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन इज गिव प्रोडक्ट।
करूँ डिस्कस? फिर लास्ट यस सर। आ जाओ जी, शुरू करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव बनाया, सी, यहाँ पे एच नहीं लगाया मैं गलती से, CH3 तो कार्बोकेटाइन शिफ्ट कराएगा। आप बताए सर, आप आपने कैसे बना दिया? मुझे दिख रहा है आगे शिफ्टिंग होगी, मुझे दिख रहा है शिफ्टिंग होगी, इसलिए मैंने बना दिया। और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और इसी पे आके Cl लगेगा। क्या ये प्रोडक्ट समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट वाले का कितने लोगों ने सही बनाया था? हाथ रेस करना। चलो गुड। जिन्होंने नहीं सही बनाया था, ओके वेरी गुड सिमरन, वेरी गुड। ठीक है, जिनसे गड़बड़ हो गई कोई बात नहीं। क्या अभी आपको समझ में आ रहा है? देख रहे हो आप कैसे मैं क्वेश्चन। पर मेरा बना सही था, बस मैं हाथ नहीं ढूंढ पा रही हूँ कहाँ से रेज होता है। चलो गुड हाँ, गुड। मेरा भी। और तुम पहले ये बताओ नहीं, तुम लेट का आई हो? सॉरी सॉरी, मैं मतलब मैं 10:30 तक घर आने वाली थी, पर वो थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा टाइम इशू, सॉरी। चलो कोई नहीं, हमने ये डिसाइड किया कि हमें डेली क्लास रखनी पड़ेगी इसी समय रात में, है ना, हाँ 10 ठीक है ठीक के बाद में। ठीक है। है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये सेकंड वाले क्वेश्चन को देखोगे, ये किसने किया है भाई? सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा केस है? रिंग एक्सपेंशन वाला। रिंग एक्सपेंशन, हाँ। यस सर। अगर इसका रिंग एक्सपैंड करोगे तो ये बनेगा 6 मेंबर्ड और ये पॉजिटिव। एंड फाइनल आंसर क्या आएगा इसमें? अब आपको दिख रहा होगा ये सब हम चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस। वाला केस समझ में आया कि नहीं आया? किसी को भी डाउट है? नेक्स्ट, ये थर्ड वाले का आंसर कौन बताएगा? थर्ड वाले में क्या होने वाला है? ये होगा ना Cl। डायरेक्टली कार्बोकटाइन यस डाइट, सर, अच्छा। यही होगा। ये वाला हाँ क्या ठीक है? है। हाँ हाँ ठीक है, मैं गलत किया मैंने। नहीं बेटा, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि नीचे वाला हाँ रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है। नीचे वाला रिप्लेस नहीं होगा। अगर किसी ने भी नीचे वाला रिप्लेस कर दिया तो मैं आपको वापस से बता दूं, ये वाला रिप्लेस नहीं होता भाई। यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में होगा। मैंने अभी आपको पार्शियल डबल बॉन्ड वाली बात बताई। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला OH रिप्लेस होगा? ये वाला। और इसमें कौन सा वाला मैकेनिज्म जाएगा, SN1 या SN2? ये बताओ आप। प्रोटोनेशन होने के SN1। बाद SN1 जाएगा। क्यों प्रोटोनेशन? जैसे ही H2 ओवर तो टूट जाएगा, कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल बनने वाला है। कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल बनेगा तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म जाएगी वो SN1 जाएगी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नीचे वाला नहीं हटेगा, नीचे वाला नहीं हटेगा। ठीक है, एक बार आप यहाँ तक देख लो। ये वाला पेज को एक बार सारे लोग रीड कर लो, जो मैं अभी समझा रहा था। इस पेज को एक बार रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। इसके बाद वाली रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका। चले आगे। आ जाओ जी, मैं आपको ये समझा देता हूँ। अल्काइल हाइड्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल विच आर इजीली accessible.
The hydroxyl group of the alcohol is replaced by the halogen on reaction with concentrated halogen acids, phosphorus halides और thionyl chloride. Thionyl chloride is preferred because okay, इस लाइन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देने वाले हैं. पहले आप मेरे साथ आ जाओ सारे लोग. ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं और लोग ना ये भूल जाते हैं, उन लोग को नहीं याद रहता. इसको बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन. ठीक है, ये डार्जन्स रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है पर क्वेश्चन आते हैं इसके. और देखना इसमें क्या होता है, कुछ खास नहीं है SOCl2, उसमें नाम बस आपको याद रखना है. होता कुछ इस तरीके से, आपके पास ROH, ऐसे करो ROH अल्कोहल, जो SOCl2 है वो कुछ इस तरीके से Cl. ये जो लोन पेयर है इसका, ये लोन पेयर इस पे अटैक करता है और ये ऐसे जुड़ता है. इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना आप. O पे पॉजिटिव, क्योंकि इसने किसी को डोनेट किया, सल्फर डबल बॉन्ड से, एक बॉन्ड ऊपर ऐसे आप चाहो तो खोल लो. ठीक है, ये Cl और ये Cl. जैसे ये यहाँ पर आता है, आपके पास Cl माइनस और HCl एक हट जाता है. जैसे आपका HCl एक हटा, तो ये जो आपके पास बनेगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हो, वरना आप छोड़ भी सकते हो. जो बताने जा रहा हूँ वो बस ध्यान रखना. ये इसमें ये जो क्लोरीन होता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर खुद से ही तुम्हारा उसी पॉइंट पे अटैक करता है. दिस इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर. क्या इंट्रामॉलिक्यूलर समझ में आया कैसे है? आपके पास SOCl2 पहले जुड़ता है और फिर उसका Cl आके अटैक करता है. इसीलिए तुम्हारे पास क्या होता है, यहां पर मैं हिंदी में लिख रहा हूं. ठीक है, की पॉइंट क्या है, जिधर से OH हटेगा, OH वाली पोजीशन पर ही Cl लगता है. क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट मतलब मोटी मोटी बात इतनी सी थी, उसको इतना हिंदी अंग्रेजी में लिख दिया मैंने. क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट वाली बात नहीं होती. आपने जिधर से OH हटाया है, आप एग्जैक्टली उधर से ही Cl लगाओगे. क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसके प्रोडक्ट बताना शुरू करोगे? देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका जो एक और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आता है, वो ये है कि the byproducts are gas, therefore pure product is obtained. Which makes it most useful reaction for preparation. क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या कैसे है, आपके पास आपने लिया ROH, आपने SOCl2 लिया. जैसे आप लोगे तो ये आ जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस Cl2, सॉरी HCl. ये भी गैस है, ये भी गैस है. क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है? यू हैव प्योर प्रोडक्ट. ऐसी रिएक्शन तो बहुत अच्छी रिएक्शन मानी जाती है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन मानी जाती है. इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज आएगी, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूंगा. एक और एक्स्ट्रा चीज क्या आएगी? इफ pyridine इज प्रेजेंट, अगर आपके पास pyridine प्रेजेंट है इस रिएक्शन में, सब कुछ सेम होता है, कुछ भी अलग नहीं होता कि सर इस बार क्या होगा. आपके पास SOCl2 है, pyridine है, pyridine के साथ जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, मैकेनिज्म फॉलोड इज SN2. इस बार मैकेनिज्म आपका SN2 हो जाता है. SN2 मैकेनिज्म से बनना वही है, होना सब कुछ वही है, और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. आपके पास सब कुछ सेम है, बट इस बार आपके पास अगर लेट्स से प्रोडक्ट की बात होगी तो SN2 में कैसा प्रोडक्ट बनता है? इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता है? कई बार यस सर. यहाँ पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनने का चांस है. इधर क्या होगा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा. ऊपर वाले में ये चीज नहीं होगी, ये बस बदल जाता है. मैकेनिज्म से ये सब चीजें बदल जाती हैं.
कि अगर आपने सामान थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया, इस बार क्या होगा, चीजें बिल्कुल अलग हो जाती। इस बार ये वाला सीएल अटैक नहीं करता, पता है, इस बार ये वाला सीएल अटैक नहीं करता, जो सीएल पहले निकला था वो सीएल अटैक करता। चलो छोड़ो, इतना डिटेल में तो कभी नहीं आएगा। पहले आप ये बताओ, क्या डार्जन्स रिएक्शन पे जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी बन सकते थे, क्या क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हुए? प्रीडीन को डालने से मैकेनिज्म क्या हो जाता है, SN2। और प्रीडीन से पहले मैकेनिज्म क्या होता है, उसको बोलते हैं SNI। SNI इज सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या किसी को भी डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, ये वाला चीज क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? ये रिएक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, ये सारी रिएक्शंस है जो हमने करनी है। इसमें एक और चीज देखना, कहाँ कहाँ पर वो बन रहा है। SN1 का चांस है, इसमें SN1 का चांस है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ही बनेगा, आपको पता है, मैंने समझा दिया, 1 डिग्री में नहीं बनता। SN1 यहाँ पे फॉलो हो सकता है, SN1 यहाँ पे फॉलो हो सकता है, और बाकी सारी जगह कोई रीअरेंजमेंट, जहां पर आप लगाओगे OH हटाओगे वहीं से आप X लगाओगे बस। बाकी सारी जगह पे आसान है कि यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे जहां से OH हटाया वहीं पे X लगाया, जहां से OH हटाया वहीं पे X, सॉरी, इसमें जहां से OH हटाया वहीं पे Cl लगाया, जहां से OH हटाया वहीं पे X लगाया, जहां से OH हटाया वहीं पे Cl लगाया। ज्यादा चक्कर नहीं लेना। रीअरेंजमेंट का केस कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है, रीअरेंजमेंट बस ये लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ये सही है ना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल से आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। एक इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है लुकास रिएजेंट वाले केस में, और एक इस वाले में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या किसी को भी डाउट है? SN1 ना बोल के रीअरेंजमेंट पॉसिबल की बात कर रहा हूँ, क्या कोई भी डाउट है? वरना बाकी सब में कोई रीअरेंजमेंट नहीं, जिधर आप लगाओगे उधर ही आपका CL लगेगा। एक बार देख लो भाई, किसी को भी डाउट होगा? नो सर। ठीक है, पूरा नो क्लियर सर। है? बेटा आज रिवीजन लगेगा, पुराना वाला भी पूरा का पूरा और आज का वाला भी, ठीक है, बिना रिवीजन के काम नहीं बनेगा। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या था। वी वर डूइंग हेलो अल्केन हेलो, हाँ जी ये रहा। देखना जी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर ही देखना क्या लिखा है, द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओ भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है तुम्हारे पास, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी रिक्वायर HCl and the presence of ZnCl2 with tertiary the reaction conducted simply। ये चीज तुम्हारे पास रीजन क्या है, यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन दे रहा हूँ सीधे सीधे। Which reaction is not possible? तो नहीं गया कोई? सो गया? तेरी दूसरी वाली में क्या लिया है? चलो जी, विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल? फर्स्ट। सेकंड शायद। देखो रीड करते हैं, इनमें इसमें लिखा है द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स विद HCl रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। इस लाइन पे क्वेश्चन था ये, देखा? अगर आपके पास कभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो प्राइमरी था ये भी हो जाएगा, ये भी प्राइमरी है, तो यहाँ पर ZnCl2 होना जरूरी था। अगर ZnCl2 तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये बिना ZnCl2 के हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री है तो इसमें भी ZnCl2 की जरूरत है। क्वेश्चन समझ में आया किस लाइन से था? क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या, विद टर्शरी अल्कोहल्स द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग। A constant boiling with HBr is used for alkyl bromide.
Good yields of RI can be prepared by heating alcohols with sodium or potassium iodide in 95% orthophosphoric acid. बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। आपके पास ये वाला भी एक पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा कि आयोडीन लगाने के लिए आपके पास KI फॉर RI, आपके पास क्या होना चाहिए, KI एंड NaI in presence of H3PO3, PO3 कह रहा हूँ, फॉस्फोरिक एसिड है, 3PO4, ठीक है। अगेन यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, द above method are not applicable for preparation of aryl halide because of carbon partial double bond character। ये देखो, कार्बन ऑक्सीजन फिनॉल से आप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको अभी क्वेश्चन कराया, एंड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड। अभी आपको एक क्वेश्चन कराया, कहाँ कराया, ये देखो, यही वाला क्वेश्चन किया ना आप लोगों ने, ये वाला, ये देखो, देखा आपने, यही वाला क्वेश्चन इस पॉइंट पे किया आपने। क्या किसी को भी डाउट है, आ रहा है समझ में कैसे एक एक लाइन से क्वेश्चन क्या बन रहे, ये वाला चीज क्लियर है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, आपको ऑलरेडी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव वाली बात किया है कि नहीं किया है, कैसे होता है, आप लोगों ने इस पे प्रोडक्ट भी बनाया है, याद है कि नहीं याद है? यस यस सर। सर। है ना, ये सर वाला। वो ZnCl2 वाली लाइन का आप स्क्रीनशॉट नोट्स में ऐड कर देना, मतलब उसी क्वेश्चन के नीचे। अच्छा, हाँ ये वाला। कितना काम करवाओगे यार अपने बूढ़े टीचर से तुम लोग। चलो जी, कहाँ ऐड ऑन करना है, इधर? उसी क्वेश्चन के नीचे, हाँ। थैंक यू सर। चलो जी, ओके, चलो जी। क्या किसी को भी डाउट है यहाँ तक? चले आगे, चले आगे। यस सर। यस सर। चलो जी, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ये बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। इस पे आज आपने क्वेश्चन, जितना मैंने पढ़ा है उतने पे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पूरा का पूरा एक क्लास बैठ के पढ़ाया था मैंने आपको। अल्काइल हैलाइड आ रही है, ये आ रहे हैं लुईस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और आयरन क्लोराइड के प्रेजेंस में हो सकता है। ऑर्थो पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये क्वेश्चन अच्छा है, तो कह रहा है कि ऑर्थो और पैरा को कैसे हटाया जा सकता है, लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन, रिएक्शन विद आयोडीन इज रिवर्सिबल इन नेचर and require the presence of oxidizing agent as HNO3 to oxidize HI formed during iodization, ठीक है। फ्लोरो compounds are not prepared by this method due to high reactivity of fluorine। आ जाओ जी, देखना क्या है कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपने यहाँ पर CH3 लिया हुआ है एंड आपने यहाँ पर Fe और I2 ले लिया, तो ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ठीक है। आपके पास Fe और I2 लिया, तो जब यहाँ पर ये रिवर्सिबल होता है तो यहाँ पर एक तरफ तो आयोडीन लग जाएगा CH3 के साथ, जिधर भी आप लगाना चाहो, ऑर्थो पे लगाना चाहो ऑर्थो पे लगाओ, पैरा पे लगाना चाहो पैरा पे, थोड़ा ज्यादा पैरा वाला होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैरा पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, प्लस HI आएगा। तो ये जो HI है, इस HI को अगर आपने HNO3 के साथ डाल दिया या फिर HiO4 के साथ डाल दिया, तो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये क्या करते हैं, I2 में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। किसको कन्वर्ट कर देते हैं? HI को I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस आपके पास क्या होगा, ये रिएक्शन किधर जाती रहेगी, फॉरवर्ड जाती रहेगी। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि क्या बोल क्या रहा है? आप ले चार्टली प्रिंसिपल लगाओ, HI अगर कम होने लगा, अगर HI आपका कम होने लगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागने लगेगा। क्या किसी को भी डाउट है इसमें? क्या इस वाले पॉइंट पे जरा सा भी कोई क्वेश्चन, इस वाले पॉइंट में बोलो जी। I2 कैसे बना सर? I2 बचे, इसको HI I माइनस से ऑक्सीडाइज कर दिया इसको,
-1 से आयोडीन -1 से I2 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, यस सर। आगे समझ में। HNO3 HiO4 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में यही एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम सैंडमेर क्या, हम पूरा डाइजोनियम ग्रुप के बारे में पूरा पढ़ डालेंगे, डिट्टो पूरा एक लाइन से जितना इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? पूरा आपका अमीन्स चैप्टर का वो पोर्शन, आइसोडाई फॉर्मेशन, डाई टेस्टो, सारा का सारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ का सैंडमेर भी हो जाएगा। चैप्टर्स में और कहीं पर भी कोई भी डाइजोनियम की रिएक्शन आएगी वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। डाइजोनियम डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। कल मिलते हैं इस वाले केस में, और कल हमारे पास ये चैप्टर भी अच्छा खासा खत्म हो जाएगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज मुझे आपको बताना है, इस पे क्वेश्चन करने फिजिकल वाला। रख दे बर्थडे 90 के लिए, है ना। ये वाले तो ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत थोड़ा सा बचा है चैप्टर। ये मान के चलो कल ये चैप्टर पूरा 99% खत्म हो जाएगा। आपका काम यही है, पुराने नोट्स रिवाइज करने का, पुराना काम करने का। आपको दिख रहा होगा हम मेन फ्रेमवर्क का काम कर चुके हैं, तो अब चीजें थोड़ा आसान लग रही होंगी। क्या ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा पुराना जरूर से रिवाइज कर लेना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर पुराना नहीं रिवाइज करोगे तो मजा नहीं आएगा।